हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र भारत एसबी हिस्ट्री चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इटली के एकीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने इटली के एकीकरण में मैगजीनी का क्या योगदान था इसके बारे में हमने लास्ट चर्चा की थी। आज हम इटली के एकीकरण में चार्ल्स एल्बर्ट और काबूर के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद हम इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण और यहां पर हम बात करेंगे चार्ल्स एल्बर्ट। देखिए, चार्ल्स एल्बर्ट और काबूल ये दोनों संवैधानिक क्या थे, राजतंत्रवाद के समर्थक थे और पीडमॉन्ट के सेवाय वंश के अंतर्गत या उसके नेतृत्व में ये इटली का एकीकरण करना चाहते थे। चार्ल्स एल्बर्ट का कहना था कि जब समय आएगा तब मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा सर्वस्व, ठीक है, इटली पर बलिदान कर दिया जाएगा। चार्ल्स एल्बर्ट के समय में नेपल्स और सिसिली जो इटली के दक्षिणी भाग थे, वहां पर फर्डिनेंड द्वितीय का, बूर्बो वंश का शासक था फर्डिनेंड द्वितीय, उसका शासन था। तो यहाँ की जनता ने 1848 में फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा पाकर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह की शुरुआत 12 जनवरी 1848 को सिसिली के पेलोरमा नामक स्थान से हुई थी। ठीक है, विद्रोह के कारण क्या थे? विद्रोह के कारणों में फर्डिनेंड द्वितीय का कुशासन, इसके अलावा खराब फसल कीमतों में वृद्धि और पोप पायस नवम की नीतियां। पोप पायस नवम जो कि एक क्या था, उदार पोप था। इसने अपने समय में कई राजनीतिक बंदियों को मुक्त करा था। इसके अलावा इटली के एकीकरण करने वाले लोगों से इसे सहानुभूति थी। तो ये इन सब कारणों से जनता ने विद्रोह किया और एंड में इसे उदार संविधान क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। इधर जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है मेटरनिक, उसको यहाँ से भागना पड़ा। तो उसके भागने की खबरों से प्रोत्साहित होकर मिलान में तंबाकू दंगे क्या हुए, शुरू हुए। इधर चार्ल्स एल्बर्ट और काबूर ने इसे एकीकरण का, इटली के एकीकरण का उचित समय जानकर उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की। कब? हम बात करते हैं जैसे 23 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की क्या करी, घोषणा की। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की क्या करी, घोषणा की। ठीक है, फिर हम बात करें कि 12 जून 1848 को, तो 12 जून 1848 को ऑस्ट्रिया का सेनापति था रेड टस्की। रेड टस्की, इस रेड टस्की ने विसेर्जा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, फिर 23 जुलाई 1848 को ऑस्ट्रिया ने कुस्टोजा वार में, कौन से वार में? कुस्टोजा वार में, कुस्टोजा वार में किसको हराया था? पीडमॉन्ट को हराया था। ठीक है, और 9 अगस्त 1848 को पीडमॉन्ट को संधि करने के लिए क्या करा था, बाध्य किया था। चार्ल्स एल्बर्ट को संधि करने के लिए बाध्य किया था। लेकिन इसके बाद दोबारा एक और अंतिम युद्ध हुआ 23 मार्च 1849 को, नोवारा वार, नोवारा युद्ध। और नोवारा युद्ध में पुनः चार्ल्स एल्बर्ट ऑस्ट्रिया से पराजित होता है और चार्ल्स एल्बर्ट अपना सिंहासन अपने पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप देता है। ठीक है, और विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो इतिहास में ईमानदार राजा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इधर क्या होता है कि जो फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय, वो अपने सेनापति जनरल उडिनोट को भेजकर रोम पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। इस तरीके से चार्ल्स एल्बर्ट के बाद कौन शासक बनता है? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे चलकर काबूल के साथ मिलके इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये हमने जो बात की वो चार्ल्स एल्बर्ट के बारे में बात की। ठीक है, तो पहले हम चार्ल्स एल्बर्ट के बारे में लिख लेते हैं, फिर हम काबूल के बारे में पढ़ेंगे।
तो देखिए, चार्ल्स एल्बर्ट, इसका कहना था कि जब समय आएगा तब मेरा धन, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व इटली पर बलिदान कर दिया जाएगा, बलिदान कर दिया जाएगा। ये बात किसने कही थी? ये बात चार्ल्स एल्बर्ट ने कही थी। ठीक है, इसके समय में इसके समय 1848 की क्रांति, या ऐसे लिखिए कि इसके समय 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर नेपल्स व सिसिली की जनता ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह की शुरुआत 12 जनवरी 1848 को सिसिली के पेलोरमा स्थान से हुई थी। यहां से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कारण क्या था विद्रोह का? कारण फर्डिनेंड द्वितीय का कुशासन, नंबर 1, नंबर 2 खराब फसल, नंबर 3 कीमतों में वृद्धि, और नंबर 4 अगर हम बात करें तो क्या? पोप पायस नवम की नीति। और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, परिणाम फर्डिनेंड द्वितीय को उदारवादी संविधान स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, फर्डिनेंड द्वितीय को उदारवादी संविधान क्या हुआ? स्वीकार करना पड़ा। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को इटली से भागना पड़ा तथा मिलान में, ये कई बार पूछा जाता है कि तंबाकू दंगे कहां पर हुए थे, तो मिलान में तंबाकू दंगे शुरू हुए। तंबाकू दंगे शुरू हुए क्योंकि ऑस्ट्रिया ने तंबाकू पर क्या लगा रखा था? एक तरीके से कर लगा रखा था। ठीक है,
तो मिलान में तंबाकू दंगे क्या हुए, शुरू हुए। तो यहाँ पर ही हमने चार्ल्स एल्बर्ट के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया को चार्ल्स एल्बर्ट और काबूर ने इसे इटली के एकीकरण का उचित समय जानकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। तो एक बार आप इसको उतारिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो लिखते हैं चार्ल्स एल्बर्ट व काबूर ने इसे इटली के एकीकरण का उचित समय जानकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 23 मार्च 1848 को युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। ठीक है। फिर 12 जून 1848 को ऑस्ट्रिया के सेनापति रेड टस्कीन ठीक है, किसने, रेड टस्की ने विसेर्जा पर अधिकार कर लिया। 23 जुलाई 1848 को ऑस्ट्रिया ने कुस्टोजा वार में पिडमांट को हराया, यानी चार्ल्स एल्बर्ट को हराया। कौन से वार में, कुस्टोजा वार में। ठीक है। फिर 9 अगस्त 1848 को ऑस्ट्रिया ने पिडमांट को संधि के लिए बाध्य किया, लेकिन पुणे जनता के आह्वान पर फिर एक बार और युद्ध हुआ 23 मार्च 1849 को। तो 23 मार्च 1849 को नोवारा वॉर, ठीक है, किसके बीच, ऑस्ट्रिया वर्सेस चार्ल्स एल्बर्ट के मध्य। और कौन जीतता है, ऑस्ट्रिया जीतता है। परिणाम ये होता है कि चार्ल्स एल्बर्ट अपना सिंहासन अपने पुत्र विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है।
विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ऐसे लिखिएगा, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप देता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विक्टर इमैनुअल द्वितीय इतिहास में ईमानदार राजा के नाम से प्रसिद्ध है। ईमानदार राजा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो ये हमने जो बात की है वो किसके बारे में? चार्ल्स एल्बर्ट के बारे में हमने बात की। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध है ये नोवारा वॉर है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से आ जाए, या कुस्टेज वॉर है जिसमें पीडमांट को हराया था, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने चार्ल्स एल्बर्ट के बारे में विस्तार से पढ़ा, तो एक बार आप नोट कीजिए। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे किसके बारे में? काबूल के बारे में। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं, काबूल। तो देखिए, काबूल जो था हम बात करेंगे किसकी? काबूल की। 1810 से 1861। काबूल संवैधानिक राजतंत्रवादी, ठीक है, समर्थक था। काबूल को क्या इटली का आधुनिक जन्मदाता माना जाता है? किसको? काबूल को। और काबूल का ये मानना था कि यदि इटली का एकीकरण करना है तो इसमें विदेशी शक्तियों की या बाह्य शक्तियों की क्या है? आवश्यकता है। और इसने कहा भी था कि हम चाहें या ना चाहें लेकिन हमारा भाग्य फ्रांस पर क्या है? निर्भर है। ये बात किसने कही थी? ये बात काबूल ने कही थी। ठीक है, काबूल, इसका जो जन्म है वो पीडमांट के ट्यूनीशिया प्रांत में 1810 में हुआ था। ये सेना में जो भर्ती हुआ था वो एक इंजीनियर के रूप में हुआ था। 1847 में इसने एक पत्रिका निकाली थी, एल रिसार्जिमेंटो, यानी पुनर्जीवन, जिसमें राजनीतिक परिवर्तनों की ओर इटली का एक तरीके से ध्यान क्या करा था? आकर्षित किया था। 1848 में ये पीडमांट और सार्डिनिया की प्रथम संसद का क्या बना था? सदस्य बना था। 1850 में वित्त और उद्योग मंत्री बना था। और 1852 में डी एनजे गिलियो के त्यागपत्र देने पर ये प्रधानमंत्री बना था। किसका? विक्टर इमैनुअल द्वितीय का, है ना। और विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने इसके अधिकारों की शक्ति में वृद्धि करने के लिए एक बिल पारित किया था, जिसके द्वारा चर्च और जो पादरी थे उनकी शक्तियों पर एक तरीके से रोक लगाई गई थी। और उस बिल को कैलिबियाना अफेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि काबूल ने एक तो क्या सुधार कार्य किए, काबूल की विदेश नीतियां क्या थी। ठीक है, और एक आर्सेनी कांड और नेपोलियन तृतीय के साथ इसके जो प्लेम्बियर्स जो समझौता हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं काबूल। तो यहां से लिखते हैं आधुनिक इटली का जन्मदाता कौन माना जाता है? काबूल। ठीक है, यह इटली का एकीकरण, यह इटली का एकीकरण बाह्य शक्तियों के सहयोग से करना चाहता था। ठीक है, इसका कहना भी था कि हम चाहें या ना चाहें लेकिन हमारा भाग्य फ्रांस पर क्या है? निर्भर है।
ये सेना में 1847 ये सेना में इंजीनियर के रूप में भर्ती हुआ था। सेना में इंजीनियर के रूप में भर्ती हुआ था। 1847 में इसने एल रिसार्जिमेंटो, जिसका मतलब है पुनर्जीवन, ठीक है, पत्रिका निकाली थी। और इस पत्रिका की खासियत क्या है एल रिसार्जिमेंटो की, कि राजनीतिक परिवर्तनों की ओर, इसमें राजनीतिक परिवर्तनों की ओर इटली का ध्यान आकर्षित किया। तो लिखते हैं इसमें राजनीतिक परिवर्तनों की ओर इटली का ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। और इल रिसार्जिमेंटो ये जो पत्रिका थी इसमें बल्बो का भी सहयोग था, ठीक है, बल्बो का। फिर हम बात करते हैं कि 1848 में ये पीडमांट और सार्डिनिया की प्रथम संसद का सदस्य बना। प्रथम संसद का क्या बना? सदस्य बना। 1850 में वित्त व उद्योग मंत्री बना। 1852 में डी एनजे गिलियो के त्यागपत्र देने पर प्रधानमंत्री बना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काबोर विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रधानमंत्री कब बना? 1852 में बना। किसके त्यागपत्र देने पर बना? डी एनजे गिलियो के त्यागपत्र देने पर यह प्रधानमंत्री बना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि घटना है कैलिबियाना अफेयर या कैलाबियाना अफेयर। ये घटना क्या थी? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने चर्च व पोप की शक्ति व अधिकारों में कमी करने के लिए बिल पारित किया था। इसके द्वारा काबूल निर्णय लेने में शक्ति संपन्न हो गया था। निर्णय लेने में क्या हो गया था? शक्ति संपन्न हो गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैलिबियाना अफेयर क्या है? तो चर्च और जो एक तरीके से क्या थे, पोप थे, पादरी थे, उनकी शक्ति में कमी करने का, ठीक है। तो चर्च और आप इसको पादरी कर लो, पादरी की शक्ति और अधिकारों में कमी करने के लिए जो बिल पारित किया गया था उसको कैलाबियाना अफेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात की है।
अब हम काबूल के बारे में और आगे चर्चा करेंगे, तो एक बार आप नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि काबूल के सुधार कार्य क्या थे। तो देखिए, काबूल के मैं सुधार कार्यों के बारे में चर्चा करता हूं कि कौन कौन से इसने सुधार कार्य किए, इसकी विदेशी नीति क्या थी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां हम लिखते हैं इसके सुधार कार्य। ठीक है, सुधार कार्यों में अगर हम बात करें तो नंबर 1, जैसे हम कहें कि इसने क्या करा कि बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला, किसानों को ऋण प्रदान किए, बैंकों और सहकारी समितियों की क्या करी, स्थापना की। इसके अलावा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया, मुक्त व्यापार की नीति को क्या करा, लागू किया, चर्च पर नियंत्रण के प्रयास किए, और क्या कहते हैं कि सैन्य शक्ति का पुनर्गठन कर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुदृढ़ क्या करी, किलेबंदी की। तो एक तरीके से इसने इटली पीडमांट के नेतृत्व में इटली को एक आदर्श राज्य के रूप में क्या करा, स्थापित किया। इसके अलावा इसकी विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। एक तो विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव से क्या होना, मुक्त होना। दूसरा, इटली के एकीकरण में बाह्य शक्तियों का क्या करना, प्रयोग करना। ये इसके क्या थे, मुख्य उद्देश्य थे। तो चले बात करते हैं कि सुधार कार्य क्या क्या कार्य थे। बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया तथा किसानों को ऋण प्रदान किए। किसानों को क्या करें, ऋण प्रदान किए। नंबर 2, बैंकों व सहकारी समितियों की स्थापना की। नंबर 3, मुक्त व्यापार की नीति लागू की। नंबर 4, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। नंबर 5, चर्च पर नियंत्रण के प्रयास किए। और नंबर 6, सैन्य शक्ति का पुनर्गठन कर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुदृढ़ किलेबंदी की। तो इस तरीके से इसने पीडमांट के नेतृत्व में इटली को एक आदर्श राज्य के रूप में क्या करा, स्थापित किया। अब हम बात करते हैं कि इसकी विदेशी नीति के क्या तत्व थे या विदेशी नीति के उद्देश्य क्या थे। तो विदेशी नीति के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एक तो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होना, एक तो ये इसका पहला विदेशी नीति का लक्ष्य था। दूसरा, इटली के एकीकरण में बाह्य शक्तियों का प्रयोग।
बाह्य शक्तियों का प्रयोग, ठीक है। और तीसरा इटली का एकीकरण, पीडमांट के सेवाए वंश के नेतृत्व में करना था, के नेतृत्व में करना। तो ये इसकी विदेशी नीति के क्या थे, उद्देश्य थे, ठीक है। तो यहां पर हमने जो बात की है काबूल के जीवन परिचय के बारे में बात की है, इसके सुधार कार्य कौन से थे, इसकी विदेशी नीति के क्या उद्देश्य थे, इनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि एक क्रीमिया युद्ध है उसके बारे में, कि क्रीमिया, जैसे कहा जाता है कि क्रीमिया के दलदल से या क्रीमिया के कीचड़ से इटली का उदय हुआ, ठीक है। तो ये घटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इसके अलावा एक आर्सेनी कांड जो घटना है वो, और प्लेम्बियर समझौता, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण पढ़ेंगे। तो हम समय ज्यादा लग सकता है, ठीक है, लेकिन हम गुणवत्तापूर्ण तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आएगा, और आपके जो भी आप नेट का या फिर कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देंगे, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम देंगे, तो उसमें ये क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा विश्वास है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए सुरेंद्र भारत के साथ एसबी स्ट्रीट चैनल में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।